चलिए, सो हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल एंट्रीज ऑफ डेफर्ड टैक्सेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया नहीं, वर्ल्ड की कोई भी एग्जाम हो, डेफर्ड टैक्स मतलब IAS 12 के ऊपर क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। फिर वो चाहे US CPA के एग्जाम हो, इवन इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जाम हो, ACC की कोई भी एग्जाम हो वर्ल्ड की, और जनरल एंट्रीज बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो आपको जनरल एंट्रीज आनी चाहिए। तो जनरल एंट्रीज को समझने के लिए हमें दो चीजों को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। एक तो डेफर्ड टैक्स को समझना पड़ेगा और एक करंट टैक्स को। चलिए मैं आप लोगों से पूछता हूं करंट टैक्स के बारे में। चैट बॉक्स में आप मेंशन कीजिए क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट टैक्स। क्योंकि पिछले लेक्चर में आप लोग इसको पढ़कर आ रहे हैं और पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया था। तो मेंशन इन चैट बॉक्स। तो इसके लिए हमें करंट टैक्स के लिए क्या निकालना पड़ता है, टैक्सेबल इनकम इनटू टैक्स की जो रेट होती है, टैक्सेबल इनकम। तो टैक्सेबल इनकम कैसे निकाली जाती है सर? टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग निकाली जाती है। जैसे इंडिया का टैक्स लॉ है इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो हम तो ग्लोबल चीजें पढ़ रहे हैं। US का है IRS, वहां की जो फेडरल बॉडी है। तो जो भी टैक्स लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्सेबल इनकम का कैलकुलेशन करना पड़ता है। और टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है सर? वो टैक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग की जाती है। तो जब हम टैक्सेशन का पेपर पढ़ते हैं US CPA में, वहां सीखते हैं ये बात। और बाकी अगर आप CPA नहीं कर रहे हैं, केवल अकाउंटिंग के नॉलेज के लिए आपको समझना है इस पॉइंट को, तो ये समझिए कि टैक्स की रूल्स को अंडरस्टैंड करते हुए टैक्सेबल इनकम निकाली। तो मैं आपको रूल नहीं सिखा रहा हूं, क्योंकि रूल सिखाना अलग बात हो जाएगी, वो टैक्सेशन के पेपर में सिखाया जाता है। मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि आपको पता है कि टैक्सेबल इनकम मेरी थी लेट से 1,20,000, और मैं जिस कंट्री में हूं, हम इंटरनेशनली बात कर रहे हैं, तो हम US के हिसाब से लेते हैं। US टैक्स रेट लेट से कंपनी के ऊपर 28% है। चलिए, आप सभी को एक मौका दिया जाता है करंट टैक्स की जनरल एंट्री पास करने का। एक मौका आप लोगों को दिया है। करंट टैक्स की जनरल एंट्री आप लोग क्या करते हैं मैं चेक करना चाहता हूं। बिल्कुल बेसिक लेवल से बात कर रहे हैं हम लोग। क्लास में पार्टिसिपेशन करना बहुत जरूरी है अगर इफ यू रियली वांट टू क्रैक द एग्जाम। तो सर एक वर्ड हम यहां पर यूज कर रहे हैं, करंट टैक्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है। तो करंट टैक्स की जगह हम एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, ऑब्लिक में लिख दे रहा हूं, टैक्स एक्सपेंसेस। दोनों बात एक ही है, फॉर द करंट ईयर। तो सर 120 का 28% निकाल दीजिए। 1,20,000 का 28%, 33,600। लाइबिलिटी बनाएंगे टू। इंडिया वाले स्टूडेंट क्या लिखते हैं यहाँ पर? टैक्स पेबल लिखते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स लिखते हैं। बात एक ही है, तो यहाँ पे मैं टैक्स पेबल लिख दे रहा हूं। है तो दोनों लाइबिलिटी, टैक्स पेबल। ठीक है सर, तो ये आपने 33,600 लिख दिया। अब मान के चलो आप इसका एक्चुअल में पेमेंट कर देते हैं। ये तो क्या होगी जनरल एंट्री, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डेबिट कर दिया। करंट टैक्स कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, और टैक्स पेबल की आपकी एक लाइबिलिटीज बन जाएगी। ठीक है बेटा। अब मान के चलिए आपने 33,600 का एक्चुअल में पेमेंट कर दिया, तो जनरल एंट्री क्या होगी? चलिए, आप सभी को लिखना है, बिल्कुल बेसिक लेवल से बात कर रहे हैं हम लोग। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आप लोग ग्रेजुएट तो हैं ही। तो सर टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। टू कैश, कैश या बैंक में कर देंगे सर। तो क्या एंट्री थी सर इसमें? तो कुछ ऐसा सीखने लायक था नहीं, हम तो ये करते हैं। अरे नहीं बेटा, असली बात तो डेफर्ड टैक्स की एंट्री समझाना है ना। अगर मान के चलो ये पेमेंट नहीं करते तो ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी के रूप में आ जाता, और ये हम इनकम में से कम कर देते। तो अब हम बात कर रहे हैं डेफर्ड टैक्स की। तो डेफर्ड टैक्स कब अराइज होता है? जब अकाउंटिंग प्रॉफिट
और बुक प्रॉफिट में क्या होता हो, अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्स प्रॉफिट में डिफरेंस होता हो। तो इसके लिए रूल्स हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, मैं वो रूल नहीं समझाने जा रहा हूं। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आपको पता है कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालते हैं और डेफर्ड टैक्स एसेट्स, क्योंकि अगर मैं वही सिखाने लगूंगा तो फिर इस क्लास का क्या पर्पस निकला, जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो मैं मान के चलता हूं कि आपका डीटीएल बना था, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और वो बनी थी लेट से 5000 की, मान के चलिए। तो अब, और आपको अकाउंटिंग प्रॉफिट भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, बड़े ध्यान से समझना, 75,000, और आपका डीटीएल बन रहा है 5,000। जनरल एंट्री बताइए बेटा। तो अब आपके दिमाग में एक वर्ड क्रैक होना चाहिए कि एग्जामिनर कई बार आपको डायरेक्ट डीटीएल निकाल के दे दे और करंट टैक्स निकाल के दे दे और केवल 4 मार्क्स में जनरल एंट्री पूछ ले, या 4 जनरल एंट्री पूछ ले। तो आपके दिमाग में ये चीज होना चाहिए कि लायबिलिटी मतलब ये फ्यूचर में पे करना है, फ्यूचर में मतलब आज हमने कहीं ना कहीं इनकम टैक्स पे कर कम किया है। तो बताइए लायबिलिटी के कारण मेरा एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? अगर मेरी लायबिलिटी बन रही है तो आपको आंसर देना है, मैं नहीं दूंगा यहाँ पे आंसर, मैं इंगेज रख रहा हूं आप सभी। तो सर ऑब्वियस सी बात है एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, तो ये जो करंट टैक्स था, या करंट टैक्स नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टैक्स एक्सपेंसेस। डीटीएल के लिए हमेशा करंट टैक्स वर्ड मत यूज कर देना। कई बार बच्चे सीपीए में जब सिमुलेशंस आते हैं तो वहां ये गलती कर देते हैं, टैक्स एक्सपेंसेस। तो टैक्स एक्सपेंसेस 5,000 टू डीटीएल। अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आपको आंसर देना है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मैंने आपसे पूछा है, और ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा। जो भी एक समझदार चार्टेड अकाउंटेंट, सीपीए या एसीसी अगर आपका इंटरव्यू लेगा तो वो उसको पता होगा कि यार ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब जनरली बिग फोर में रिटन टेस्ट में ये पूछ लिया जाता है। मैंने इंटरव्यू दिए हुए हैं, लिए हुए हैं, तो मुझे सब पता है। तो मैंने आपसे पूछा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आप में से कोई बताएगा? चलिए, कुछ बच्चे लिख रहे हैं 36,400, कुछ बच्चे लिख रहे हैं 41,400। तो अब आपको बता दें कि सबसे पहले मैंने आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, और ये वाला कौन सा लेना चाहिए, अकाउंटिंग वाला लेना चाहिए कि बुक वाला लेना चाहिए, ये भी दिमाग लगाना पड़ेगा अपने को। अकाउंटिंग वाला कि बुक वाला? सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम लेंगे अकाउंटिंग वाला, क्योंकि हमको अकाउंट्स में दिखाना है ये सारी चीज। तो सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपने ले लिया 75,000, उसमें से आप लेस करेंगे करंट टैक्स। तो करंट टैक्स आपका कितना बना था? -33,600, ये जो आपने निकाला था। उसके बाद आप लेस करेंगे बेटा, क्या लेस करेंगे? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो यहां पर आपने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी मैंने 5,000 की दी थी, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो सर 75,000 -33,600 -5,000, ये जो 36,400 है ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा, और इसमें से जो आंसर था ये वाला करेक्ट। क्लियर है सभी को? ये वर्ड को देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये मैंने आपके सामने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से क्या माइनस करेंगे सर? करंट टैक्स माइनस करेंगे और डेफर्ड टैक्स। अब अगर आपसे एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन पूछ लिया, कैलकुलेट टैक्स एक्सपेंसेस, कितना बताओगे बेटा टैक्स एक्सपेंसेस? सामने ही लिखा हुआ है, आंसर आप सभी को देना है। टैक्स एक्सपेंसेस, कई बच्चे लिख रहे 33,600, अभी भी नहीं समझे।
तो बेटा टैक्स एक्सपेंसेस होगा करंट प्लस डेफर्ड। तो यहाँ पे लिख लो, मतलब 33 प्लस ये 5000, तो कितना हो गया 38,600। एग्जामिनर आपसे यही तो पूछना चाहता है, तो वो लिख देगा टोटल टैक्स एक्सपेंसेस कितना लिख देंगे हम, 33,600 इज योर करंट टैक्स पोर्शन, और डीटीएल पोर्शन जो हमने निकाला था 5,000, 38,000 ये आएगा आपका टोटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया और ये अगर आपको आ गया तो आपको किसी कंपनी की बैलेंस शीट को रीड करना ऑलमोस्ट आ गया। आप सोचिए कितनी बढ़िया चीजें आप पढ़ रहे हैं। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरनेशनली, और सोचिए ये नॉलेज लेकर आप किसी इंटरव्यू में जाएंगे, वो आपसे अगर सिंपल ग्रेजुएट है, आपने मान के चलो एग्जाम भी पास नहीं करी, और किसी अकाउंटिंग प्रोफाइल में इंटरव्यू, मेरा एक स्टूडेंट है अभी उसका 18 लाख का पैकेज लगा है, आजकल में इंटरव्यू डालने वाला हूं मैं, कोई एग्जाम पास नहीं करी उसने, लेकिन उसने लिंक्डइन पर सर्च करके अकाउंट प्रोफाइल में इंटरव्यू दिया, उससे कंसोलिडेशन के बारे में पूछा गया, उससे लीज अकाउंटिंग के बारे में पूछा गया। थोड़े दिन में इंटरव्यू डालूंगा, 1-2 दिन में मैं ग्रुप पे भी डालूंगा। उसने उसका आंसर दे दिया, उसको कंपनी ने कंसोलिडेशन पूछा, कंपनी ने उससे पहले पूछा कि एनसीआई क्या होती है, नॉन, उसने बता दिया नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होती है कि सब्सिडरी और होल्डिंग के बीच में अगर हमारी होल्डिंग 80% है तो 20% एनसीआई है। कंपनी को मजा आ गया। इंटरव्यू में आपसे कोई कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट थोड़ी बनवाएगा, वो तो यही पूछेंगे डेफर्ड टैक्स क्या होता है, उसने बता दिया। उसने पूछा ईपीएस कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसको पता था कि मैं तो सर तो बहुत बार बताते हैं कि वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर निकालना होता है, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर। इंटरव्यू में और क्या पूछते हैं आपसे, इंटरव्यू में कोई चांद और सूरज की बातें थोड़ी करते हैं, ये सारी चीजें आपसे पूछते हैं। तो अगर आपने ये चीजें जान ली हैं, तो आप अगर अकाउंटिंग प्रोफाइल में इंटरव्यू देने जाएं, तो ये जो मेरे लेक्चर को अगर प्रॉपर सुन के चले जाए ना, केवल फंडामेंटल वाले, तो मैं बोल रहा हूं 90% चांस है कि आपका, और थोड़ा सा कंपनी के बारे में रिसर्च कर ले कि कंपनी किस सेक्टर में है, उसके ऊपर कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कौन से आईएफआरएस या कौन से यूएस गैप एप्लीकेबल होते हैं, आपके रेम्यूनरेशन को इंक्रीज होने के चांसेस डबल हो जाएंगे। वो सारी चीजें हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। और इस बात का एक्सपीरियंस, एक स्टूडेंट है मेरे, उनका थोड़े दिन में मैं इंटरव्यू अपलोड करने वाला हूं, तो आप लोगों को आइडिया लगेगा, तो आइडिया लग जाएगा कि उन्होंने इन फंडामेंटल की क्लासेस को अंडरस्टैंड करके एक कंपनी का इंटरव्यू क्रैक कर लिया। एक मेरा स्टूडेंट है बिग 4 में, पीडब्ल्यूसी में उसका प्लेसमेंट हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ बेसिक क्लासेस अटेंड करके। बोले सर इतने बढ़िया क्वेश्चन पूछे, वो सारी चीजें आती थी, सेगमेंट रिपोर्टिंग ये वो सब आता था मुझे। तो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो टेक वेरी सीरियसली। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं टोटल टैक्स एक्सपेंसेस 38,600। आई गेस आप सभी को समझ में आ गया होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का कॉन्सेप्ट, करंट टैक्स का कॉन्सेप्ट, डेफर्ड। अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दूंगा, आपकी टैक्सेबल इनकम लेट से 2 लाख है, टैक्स रेट आपको दिया है 20%, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डीटीएल, डीटीएल मतलब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 80,000, ओपनिंग बैलेंस मतलब पिछले साल, और क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डीटीएल इज 1,20,000। आपको टैक्स एक्सपेंसेस बताना है, आपको करंट टैक्स बताना है, आपको करंट ईयर का डीटीएल बताना है। ये 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपकी एक साथ मैंने आपके सामने ही रख दी। इसी क्वेश्चन शुरू हो जाइए, केवल 5 मिनट का मैंने आपको समय दिया है, और मैं मीटिंग को करूंगा पॉज, ताकि जो बच्चे रिकॉर्डिंग में देखें वो 5 मिनट वेस्ट ना करें। आप 5 मिनट बाद आंसर मैं आपको दूंगा। चलिए, तो मैं आप लोगों को फिर से समझा देता हूं। करंट टैक्स, करंट टैक्स कैसे निकलता है सर, 2 लाख का 20% 40,000, और 80,000 लाइबिलिटी थी, उससे बढ़ गई 120। तो लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब आपकी लाइबिलिटी करंट ईयर में बनी है, तो ये डीटीएल आ गया। तो करंट टैक्स प्लस डीटीएल इज इक्वल टू
टोटल टैक्स एक्सपेंसेस 80,000, ये आपको लिखना था। क्लियर है सभी को? तो कुछ बच्चों ने आंसर देने की कोशिश की है, कुछ ने आंसर नहीं दे पाए। एक बार मैं देख लेता हूं। जीनू कौर, गर्गी शुक्ला, सुप्रोटिक, चलिए एक और क्वेश्चन देंगे हम आपको, छोटे छोटे क्वेश्चन से आपके कॉन्सेप्ट, क्योंकि एग्जाम में ये आना है। चलिए एक और कॉन्सेप्ट देते हैं, अब आप देखते हैं ये कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। ओपनिंग बैलेंस ऑफ DTL, क्लोजिंग बैलेंस, अगर आपने यहां पर दिमाग लगा लिया तो आप चैंपियन है बेटा। DTA 80,000 था और ये क्लोजिंग बैलेंस बन गया 120। ओपनिंग बैलेंस ऑफ DTL, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ DTA, जानबूझ के दिया मैंने ऐसे। टैक्सेबल प्रॉफिट 1 लाख, अकाउंटिंग प्रॉफिट 1,20,000, टैक्स की रेट ये इसको बढ़ा देता हूं, 5 लाख कर देता हूं। टैक्स की रेट मैंने आपको दे दी अगेन 20%। चलिए बेटा, करंट टैक्स बताना है। थोड़ा इसको भी बढ़ा देते हैं, 4 लाख कर देते हैं, ठीक है। चलो बेटा, करंट टैक्स, टोटल टैक्स एक्सपेंसेस DTA या DTL कितना करंट ईयर में बनेगा, क्या हुआ होगा करंट ईयर में, आप लोगों को आंसर देना है। आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन अगेन, मैं 4-5 मिनट का मौका दूंगा ताकि आप अपने दिमाग पे टेंशन दे सकें और फिर मैं समझाऊंगा। कुछ बच्चों ने एंट्री भेजी है आंसर। करंट टैक्स 80,000 टू DTA टू टैक्स एक्सपेंसेस, DTA को डेबिट करके टैक्स एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर दिया। एंट्री तो ठीक की है बट मेरे हिसाब से गलत दिख रहा है मुझे, मैं ढूंढ रहा हूं सही आंसर। DTL इज 20,000, गलत दिख रहा है ये भी। टैक्सेबल इनकम क्वेश्चन लिखा ऊपर, करंट टैक्स 40,000, ये तो पुराना दिख रहा है मुझे। सुप्रोटिक का क्या आंसर है? टैक्स एक्सपेंसेस 80,000, DTA टू टैक्स एक्सपेंस। अब ये DTA बनाया इन्होंने 2 लाख, सो चेक करते हैं 2 लाख सही भी है या नहीं। मुझे तो ये ठीक दिख रहा है आंसर। तो अब आप लोगों को बताया जाएगा कि सबसे पहले सर हमें हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट देखना था 4 लाख, वो तो बहुत आसान था सर, जनरल एंट्री हो गई। करंट टैक्स तो 4 लाख का 20% होता है 80,000 टू टैक्स पेबल। कमाल की बात ये कि सर आपने शुरू में दिया हमको DTL, तो DTL का बैलेंस होता है क्रेडिट और ये बैलेंस है डेबिट। तो इसका मतलब एक छोटा सा लेजर बना के समझाए हमको, हम आपको डेफर्ड टैक्स का एक लेजर बना के सिखा रहे हैं, T शेप अकाउंट। बहुत ही आसान भाषा में मैं तो तुरंत कर सकता हूं, लेकिन आपके समझने के लिए कि सर ओपनिंग बैलेंस था, ओपनिंग बैलेंस मतलब क्रेडिट साइड, ओपनिंग बैलेंस था हमारा 80,000, बताइए क्लोजिंग बैलेंस किस तरफ लिखते हैं, इस तरफ लिखते हैं ना क्लोजिंग बैलेंस। लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस अपोजिट साइड लिखते हैं। इतनी जानकारी आप सभी को होती होगी ऐसा मैं मान के चलता हूं, कि नहीं ये जानकारी भी बता दो क्लास में कि अपोजिट साइड बैलेंस लिखते हैं, ये तो पता है ना। लेकिन सर यहां तो एसेट है, तो एसेट्स का अपोजिट साइड बैलेंस इस तरफ आ जाएगा।
तो इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर कहीं ना कहीं हमारी डेफर्ड टैक्स एसेट बनी होगी टोटल मिलाकर 80 + 120। सोचिए कि शुरू का 80,000 रिवर्स हुआ होगा प्लस 120 क्रिएट हुआ होगा, तो मिलाकर डेफर्ड टैक्स एसेट्स बनी होगी। डेफर्ड टैक्स एसेट जो बनी होगी बेटा वो 2 लाख की बनी होगी। अरे शुरू का क्रेडिट बैलेंस एंड का डेबिट, तो इस क्रेडिट को खत्म करने के लिए डेबिट बदल गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं 2 लाख से डेफर्ड टैक्स एसेट बनी होगी। तो 2 लाख से एसेट बनी होगी, 80 से लायबिलिटी थी तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया। तो इसका मतलब सर डेफर्ड टैक्स एसेट्स का बैलेंस यहाँ पे 2 लाख का था। और डेफर्ड टैक्स के कारण, एसेट के कारण खर्चा बढ़ता है या खर्चा कम होता है, बस यही बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो सर जनरल एंट्री क्या होगी? DTA अकाउंट डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू। अब यहाँ पे करंट टैक्स एक्सपेंसेस को कम करना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं टैक्स बेनिफिट। क्या लिख सकते हैं? बेनिफिट्स। तो बेनिफिट कितने का हो गया करंट ईयर में? 2 लाख का। तो नेट टैक्स बेनिफिट बताओ बेटा। नेट टैक्स बेनिफिट सर 80 डेबिट था, बेनिफिट क्रेडिट है, तो नेट कितना हो गया? 1,20,000। तो अब आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स मैंने दिया हुआ है, ये भी तो पूछा था मैंने आपको अकाउंट्स का। अकाउंट्स का दिया हुआ था ना मैंने, ये दिया था मैंने अकाउंटिंग प्रॉफिट 5 लाख। तो बेनिफिट ऐड करूं या माइनस करूं? ऐड। क्या करेंगे सर? तो अब सोचो, ये डेफर्ड टैक्स की अकाउंटिंग सिखा दी मैंने आपको आज। टैक्स बेनिफिट 1,20,000, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आएगा? 6,20,000। क्या किसी स्टूडेंट का था PAT प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेल किया है? बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया है। P&L तक पहुंच गए थे लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं बताए। 620। समझ में आया नहीं आया आज का लेक्चर? था मजेदार कि नहीं? पिछले लेक्चर तक आता था ये आपको? देखिए करंट टैक्स तो आपने सही कर दिया। देखो यहां गलती कर गए ना, जीनू कौर 20,000 आइए। सबको समझ में आ गया होगा। देखिए अब ये क्या लिख रहे हैं आप? क्लोजिंग DT के 12,000। जीनू थोड़ी सी मेहनत करिए बेटा। बाकी सुप्रोटिक का आंसर ठीक था। देखिए 80,000 DT, ये 2 लाख बनाया उन्होंने। या टैक्स एक्सपेंसेस की जगह बेटा टैक्स बेनिफिट लिखो। बात ठीक है, तुमने डेबिट को क्रेडिट कर दिया, बट टैक्स बेनिफिट लिखना बेटर वर्ड होगा एग्जामिनर। और बेनिफिट मिला है 2 लाख का, इधर खर्चा हुआ तो 80 - 2 लाख हो गया 120। देखो तुमने यहाँ टैक्स में P&L में क्रेडिट कर दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको एक प्रॉपर सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। एक प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए लाइव ही चल रहा है ये, पहले से नहीं, ये 5 मिनट पहले आंसर दिया है। तो कंसेप्ट आपको पकड़ने पड़ेंगे और ये कॉन्सेप्ट आपके इस बेसिक फंडामेंटल में बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाते हैं। आई गेस आज आपको डेफर्ड टैक्स के बारे में पूरी तरीके से। लास्ट एंट्री कौन सी? लास्ट एंट्री हो गई। इसमें क्या है और क्या बची है? ये एंट्री हो तो गई, एसेट क्रिएट हो गई, टैक्स बेनिफिट क्रेडिट हो गया। तो अल्टीमेटली और एक एंट्री करना चाहते हो तो ये डाल दो। एक एंट्री क्या और कर सकते हैं सर हम? ये 2 का बेनिफिट टैक्स एक्सपेंसेस माइनस करके 1,20,000 P&L में चले जाए। P&L में क्रेडिट हुआ तभी तो हमने यहाँ पे बढ़ा दिया है। तो 1 लाख प्लस 5 लाख प्लस 120 इज इक्वल टू 6,20,000 इज योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स।
अब मैंने आपको एक चीज ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझाई हुई है, टैक्स बेस। तो यहां पर मैं थ्योरी में भी ये डेफिनेशन, जब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में टैक्स बेस कैलकुलेट करना सिखाया था, टैक्स बेस आपको अगर याद हो, हमने क्वेश्चन किया था कमिंग पिछले लास्ट सैटरडे को, मैंने आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अप्रोच बताई हुई है। लेकिन एग्जाम में अगर थ्योरी में पूछ लिया जाता है तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, या थ्योरी में मैंने मेंशन करके दिया हुआ एसेट्स का टैक्स बेस क्या होता है, इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। अब देखिए बुक की लैंग्वेज टेक्निकल है थोड़ी सी, मैं इसको हाई वो कर रहा हूं। द टैक्स बेस ऑफ एसेट्स। अच्छा, ये टैक्स बेस का कॉन्सेप्ट कहां पर होता है, प्रीवियस लेक्चर के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूं, किसकी बुक्स में होता है, कौन सी बुक्स में होता है, प्लीज मेंशन इन चैट बॉक्स। टैक्स बेस का कॉन्सेप्ट होता है टैक्सेशन की बुक्स में। तो कई बार एग्जामिनर आपसे थ्योरी में पूछे तो ये थ्योरी में डेफिनेशन लिख के आना जो आपकी बुक्स में भी दी गई। टैक्स बेस ऑफ एसेट्स इज द अमाउंट दैट विल बी डिडक्टेबल अगेंस्ट टैक्सेबल इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम रिकवरी ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट्स। अब देखिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मैं यहाँ पे डिलीट कर लेता हूं पहले। टैक्स बेस ऑफ एसेट्स, the tax base of assets is the amount that will be deductible against the taxable economic benefits। जैसे मान के चलिए आपके पास एक एसेट है, आपने 1 लाख की खरीदी है, टैक्स में डेप्रिसिएशन 20% है और अकाउंट्स में 10%। तो मुझे बताइए अगर मैं इस एसेट को फ्यूचर में सोल्ड कर देता हूं, लेट से 1,50,000, इनकम टैक्स में कितने का डिडक्शन ले लेंगे? मैं थोड़ा सा टेक्निकल टर्म यूज कर रहा हूं, कितने की डिडक्शन ले लेंगे? यहां पर आपसे पूछ रहा हूं मैं, कोशिश कीजिए आप लोग, नहीं बनेगा तो मेरी पीएनएल वाली अप्रोच बेटर है। सर सिंपल सी बात है, टैक्स में डेप्रिसिएशन 20% है, तो सर 1 लाख में से 20 माइनस कर चुके होंगे आप डेप्रिसिएशन। तो ये जो 80,000 है, ये 80,000 फ्यूचर में डिडक्टेबल है या नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। सर ऑब्वियस सी बात है डिडक्टेबल है, 1.5 लाख में आपने बेचा है, 80,000 की एसेट्स थी आपकी, 1.5 लाख में बेचा, 1,50,000 में आपने सोल्ड आउट किया है, 80,000 की एसेट्स थी। तो ये जो 80,000 ये क्या है? टैक्स बेस ऑफ एसेट्स। तो लिख रहे हैं द टैक्स बेस ऑफ एसेट इज द अमाउंट दैट विल बी डिडक्टेबल, देखो डिडक्ट कर रहे हैं, अगेंस्ट द टैक्सेबल इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम रिसीविंग द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट। तो जब आप एसेट्स को जो सोल्ड करते हैं, उस सोल्ड की गई एसेट्स में से जितना अमाउंट की आप डिडक्शन ले सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? टैक्स बेस ऑफ एसेट। तो एग्जाम में रट्टाफिकेशन नहीं करना है, लॉजिक से क्लियर होना चाहिए। तो यहां तो आप बहुत आसानी से बता सकते थे सर टैक्स बेस मतलब जो इनकम टैक्स में एसेट्स का बैलेंस है। क्लियर हो गया ये बात? तो एसेट्स का टैक्स बेस आपको समझ में आ गया होगा विद एग्जांपल कि सर इस क्वेश्चन में 80,000 इज योर टैक्स बेस। आगे बढ़ जाए, अब मैं आपको लायबिलिटी का एग्जांपल देके समझाता हूं। लायबिलिटी का, आपने एक रेंट रिसीव करना है, आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी है, $1,000 पर मंथ उसका रेंट है, सामने वाले ने आपको 15,000 दे दिया है, पूरा एक साथ दे दिया। सबसे पहले तो बताओ बेटा लायबिलिटी कितनी हुई इस क्वेश्चन में, ये बताना आपका फर्ज बनता है।
अगर आपके बेसिक्स ठीक ठाक हैं, शुरू दिन से आप क्लास को पढ़ रहे हैं, सारे फंडामेंटल रिकॉर्डेड में भी अवेलेबल है, तो सर बहुत सिंपल सी बात बोल दी आपने, $1000 हमारा रेंट था इंटू 12, और हमें तो रिसीव्ड हो गया 15,000। तो देखा जाए तो कैरिंग वैल्यू कितनी है? कैरिंग वैल्यू ऑफ लायबिलिटी 3000 है कि नहीं है? कोई 12,000 इनकम मिलना था, तो टैक्स बेस कितना कहलाएगा इसका? यहाँ पे लायबिलिटी का टैक्स बेस कितना है? लायबिलिटी का टैक्स बेस तो सर यहाँ पे 0 ही होगा। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स में तो हमने 15,000 के ऊपर टैक्स दे दिया। ये सब समझ चुके हैं आप पीछे की क्लासेस में, ऐसा कुछ नया नहीं बता रहा हूं, पीछे की क्लासेस आपने अगर देखी है तो, और नहीं देखी है तो देख लेना। तो यहां पर कैरिंग वैल्यू है आपकी 3000, टैक्स बेस कितना है आपका? 0 है। तो अब टैक्स बेस ऑफ लायबिलिटी क्या बोलता है? अगर डेफिनेशन पढ़े, the liability of tax base is carrying amount of the liability less any amount that will be deductible in future for tax purpose। तो बताइए यहां पर फ्यूचर में कुछ डिडक्शन मिलने वाली है क्या आपको? ये तो सर इनकम है, तो कुछ भी नहीं मिलने वाली है। आप मुझे बताइए कि आपको फ्यूचर में ये जो एक्स्ट्रा 3000 इसकी कुछ डिडक्शन मिलने वाली है क्या? डिडक्शन मतलब क्या, खर्चा मानने वाले हैं बुक्स में? नहीं मानने वाले। अगर आप लॉजिक से थोड़ा सोच पा रहे हैं, पीछे की क्लासेस को पढ़कर आ रहे हैं, तो ये बात आप सोच लेंगे कि सर यहाँ पे टैक्स बेस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बताइए डीटीएल बनेगा या डीटीए बनेगा? तो टैक्स लायबिलिटी के लिए हमने वर्ड एक सीखा था, टेम्पररी। पीछे की क्लास ध्यान रखना पड़ेगा आपको, जो बच्चे नए बैठे हैं वो हो सकता ना समझ में आया आज का क्लास। तो हमने एक वर्ड पढ़ा था टेम्पररी, ये डिडक्टेबल है या टैक्सेबल है? बस इतना बता दो, डिडक्टेबल है या टैक्सेबल है। तो अगर सर देखा जाए तो फ्यूचर हमने तो टैक्स 15,000 पे दे रखा है। आप देखो ना, आपने अकाउंट्स में प्रॉफिट दिखाया है 12,000, टैक्स में आपने दिखाया है 15,000। अब आप ये सोचो कि जो बीच का डिफरेंस है 3000, फ्यूचर में क्या टैक्सेबल है? नहीं है सर। फ्यूचर में ये जो 3,000 है ये टैक्सेबल थोड़ी है, क्योंकि टैक्स तो हम ऑलरेडी 15 पे दे चुके हैं। तो ये क्या है? डिडक्टेबल है। तो डिडक्टेबल के कारण क्या बनता है? डीटीए बनता है। अब ये बात आपने अगर पीछे के पिछला लेक्चर सीखा हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगी। बस यही टैक्स बेस है। इसके ऊपर कल एक क्वेश्चन हम करेंगे हमारी बुक का, वो जो बचा हुआ थोड़ा सा आधा,